हेलो एंड वेलकम। आज है इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 4। आज हम पढ़ेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में। पहले 3 लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स सीखा। अब हम जो ये जीडीपी है, सबसे पहले हम इसका करंट देखेंगे, क्या है करंट में। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो जीडीपी है वो कहाँ से निकला, या उसके बाकी जैसे टर्म्स जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी और ये सारी चीज़ें नेशनल इनकम के रिलेटेड है, वो भी हम सीखेंगे। और इसी लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं की जाती हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम देखेंगे जीडीपी, जीएनपी के आपस में रिलेशन, और भी कुछ बातें हैं साथ साथ हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको यह बताऊं कि कुछ ही दिन करंट में, कुछ ही दिन न्यूज़ में यह था कि फाइनेंशियल ईयर 20 का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है, वो निकला हुआ है 4.2%। तो 4.2% जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020 का है। ये पिछले 11 सालों में सबसे लोवेस्ट जीडीपी है। 2020 का जीडीपी पिछले 11 सालों में सबसे लोवेस्ट देखा गया। सर, ये फाइनेंशियल ईयर 20 हम न्यूज़ पेपर्स में देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर 20 का मतलब होता है एक साल, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक। जो ये एक साल है, इसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 20, या इसको बोलते हैं फिस्कल ईयर भी। यहां पे ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगे दोबारा। अब ये तो ठीक है भाई, 2020 का जीडीपी बहुत कम, पिछले 11 सालों में सबसे कम। अब फाइनेंशियल ईयर 20 से पहले क्या हालत थी, थोड़ा सा देखें। फाइनेंशियल ईयर 16 का जो जीडीपी है वो कितना था? 8%। फाइनेंशियल ईयर 17 का जीडीपी 8.3%। फाइनेंशियल ईयर 18 का 7%। फाइनेंशियल ईयर 19 का 6.1%। फाइनेंशियल ईयर 20 का, वही तो हम बात कर रहे हैं, 4.2%, पिछले 11 सालों में सबसे लोवेस्ट। अब याद रखना कि फाइनेंशियल ईयर 17 के बाद जीडीपी डिक्लाइन हुआ, ठीक है, ये भी याद रखना आप। अब ये तो आपको पता चला ना फाइनेंशियल ईयर 17, 16, 18 क्या है। 17 की बात करें मतलब कि 16, 17, फाइनेंशियल ईयर 17 मतलब कि 16, 7, मतलब 1 अप्रैल 2016 से लेके 31 मार्च 2017, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब चलो, ये एक जीडीपी की फुल फॉर्म है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी याद रख लेना आप कि इसको, जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है। ये सवाल भी आ सकता है कि जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एनएसओ। अब सीएसओ याद नहीं रखना, सीएसओ इससे पहले था, अब सीएसओ खत्म हुआ। अब सीएसओ के बदले एनएसओ कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को, या जीडीपी को, या जीएनपी को, या एनडीपी को, या एनएनपी को, ये सारी चीजें जो भी इससे रिलेटेड है। अब तो इससे पहले सीएसओ करता था। अब आपके सवाल होगा सामने, तो वो नहीं लिखना, आप लिखोगे एनएसओ। क्यों 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 क्यों? क्योंकि सीएसओ और एनएसएसओ को मर्ज किया गया और बनाया गया एनएसओ। सीएसओ और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, इन दोनों को मर्ज किया गया, ऐड किया गया और बनाया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। और यही एनएसओ अब कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम। और ये एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, याद रखा ना, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सवाल आएगा, बहुत सारी किताबों में लिखा है सीएसओ कैलकुलेट करता है जीडीपी, लेकिन नहीं, अब नहीं होगा। अब जो भी 2020 के बाद बुक निकलेगी, सीएसओ नहीं लिखेगी, अगर लिखेगी तो उसको काटो। अब एनएसओ कैलकुलेट करेगी नेशनल इनकम। क्यों? सीएसओ को मर्ज किया गया नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के साथ।
यहां तक तो ठीक है। अब उसके बाद यहां पे मैं आपको बताऊं कि हाँ, ये आपके लिए सवाल है, बताइए जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है इंडिया 2020 के हिसाब से। नॉमिनल जीडीपी कितना है, रियल जीडीपी कितना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है, और भी बहुत सारे तरह के जीडीपी हैं, वो हम देखेंगे आगे, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल आप इतना ही बताइए कि कितना ट्रिलियन है। अब ये तो सर ठीक है, मगर याद रखना, जब ये एक साल मैंने आपको बोला ना, जैसे 19-20 एक फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर, इस एक साल में 12 महीने होते हैं, और 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, मतलब कि 12 महीने। इन 3 महीनों को बोला जाता है एक क्वार्टर। क्वार्टर एक, क्वार्टर एक, क्वार्टर एक, क्वार्टर एक। कितने क्वार्टर हुए? 4 क्वार्टर। तो 12 महीने 4 क्वार्टर्स होते हैं। अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है ना, मैंने बोला ना यहां पे, अप्रैल, मई और जून फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब कि फर्स्ट क्वार्टर, सॉरी, ये तो पूरा फाइनेंशियल ईयर है। फाइनेंशियल ईयर के पहले 3 महीने फर्स्ट क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर थर्ड, जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर फोर्थ। ये आपको समझ में आ गया है कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। अब क्वार्टर 1 का जीडीपी भी निकाला जाता है, क्वार्टर्स का जीडीपी भी निकाला जाता है। क्वार्टर 1 का जीडीपी हम कर रहे हैं बात फाइनेंशियल ईयर 2020 की, जिसका जीडीपी सबसे लोवेस्ट निकला। अब इनको क्वार्टर वाइज भी देखें थोड़ा सा। क्वार्टर 1 में 5.2% जीडीपी। अच्छा सर, ये परसेंट क्या होता है? हर एक बच्चे को ये कंफ्यूजन होगा, वो मैं आगे क्लियर करूंगा जब मैं आपको बताऊंगा ग्रोथ होने से या परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज होने का मतलब क्या ये होता है कि नेशनल इनकम कम होती है या ज्यादा होती है। वो और भी चीजें हैं ग्रोथ के रिलेटेड और परसेंटेज के रिलेटेड। अब देखो मैं आपको बताऊंगा आगे, टेंशन मत लीजिए। अब देखो, ये जो अप्रैल जून फर्स्ट क्वार्टर है, 5.2% जीडीपी, 4.4, 4.1, 3.1% जीडीपी। तो इस फाइनेंशियल ईयर 2020 में कौन से क्वार्टर का सबसे कम जीडीपी निकला? सर लास्ट वाले में, क्योंकि हमने देखा कम 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 ही हो रहा है। अच्छा, कौन से में सबसे ज्यादा, कौन से क्वार्टर में ज्यादा जीडीपी परसेंटेज है? पहले में। सबसे कम किस में? ये में। अच्छा, क्या क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 तक डिक्रीज होता है 2020 फाइनेंशियल ईयर में? जीडीपी की परसेंटेज क्या ये डिक्रीज होती है? हाँ भाई, जीडीपी की रेट डिक्रीज होती है, ये तो ठीक है। ठीक है ना, 5.2, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर डिक्रीज, कंटिन्यूअसली डिक्रीज। तो आप बता रहे होगे सर कोरोना वायरस की वजह से 4.2% जीडीपी निकला। जीडीपी निकला, नेशनल इनकम कंट्री बहुत नीचे जा रही है कोरोना वायरस की वजह से। मगर मैं आपको बताऊं, चलो मान लेते हैं कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ ना, वो मार्च में ही हुआ। अरे मार्च में ये फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो ये कोरोना वायरस की वजह से नहीं है। जीडीपी कम कोरोना वायरस की वजह से नहीं है। हाँ, कोरोना वायरस की वजह से लास्ट क्वार्टर में कुछ असर पड़ सकता है, थोड़ा सा कम मार्केट कम चले या बाकी कुछ भी थोड़ा सा हो सकता है, मगर वो भी लास्ट एंडिंग मार्च में हुआ ना शायद लॉकडाउन, हाँ, इंडिया में। तो जीडीपी का कम होना, आप कोरोना वायरस पे इल्जाम नहीं लगा सकते, उसके बहुत सारे रीजन है जीडीपी कम क्यों है, वो हम आगे देखेंगे। यहां पे तो ये पूरा करंट हो जाएगा अगर यहां पे डिस्कस किया। अब तो ये तो सर हमें पता चला कि फर्स्ट क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर तक डिक्रीज होता है, सबसे कम जीडीपी 3.1%। अच्छा सर, ये क्या लिखा है आपने 7.5%? देखो भाई, ये जितना भी मैं आपको जीडीपी बोल रहा हूं 4.2% या बाकी चीजें, ये है रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी क्या है उसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, ये वाला पार्ट नहीं, सेकंड पार्ट में आएगा। और नॉमिनल जीडीपी क्या है वो भी बताऊंगा। फिलहाल इतना ही याद रखना, फिर ये लेक्चर के पहले 10 मिनट देख लेना। 5 जब हम कंप्लीट करेंगे फिर वापस आके 10 मिनट देख लेना। 7.5% नॉमिनल जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 4 का। और ये आपको याद नहीं रखना है ज्यादा, इसलिए मैंने बहुत छोटा लिखा, इसको आप बिल्कुल भी याद मत रखो। हाँ, इसको याद रखना है। देखो, ये जब हम 4.2 देख रहे हैं सर, ये रियल जीडीपी है। रियल जीडीपी का मतलब इन्फ्लेशन का वैल्यू खत्म करके।
रियल जीडीपी का मतलब इन्फ्लेशन वैल्यू ऐड नहीं हुआ है। असली वाला जीडीपी 4.2% डिक्लाइन, 4.2% 20 फाइनेंशियल ईयर 20 का जीडीपी है। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 20 का कितना है, जो कि नेशनल, क्या मैंने बोला, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पहले सीएसओ अब एनएसओ, उसने क्या बोला, नॉमिनल जीडीपी कितना है, 7.2%। तो 7.2% है नॉमिनल जीडीपी। तो ज्यादा जीडीपी ये वाला होता है कि ये वाला, सर ये तो 4.2 ही है। इसलिए याद रखना, रियल जीडीपी हमेशा नॉमिनल जीडीपी से कम होता है, क्योंकि कंट्रीज में हमेशा इन्फ्लेशन ही होता जा रहा होता है एक साल से दूसरे साल। ठीक है, किसी कंडीशन में अगर डिफ्लेशन हो तो अपोजिट बात हो जाएगी। अभी अगर किसी को बेसिक, अगर कोई है ना और ये सीख रहा है, अगर वो मेरी बातें समझ नहीं रहा है ना, तो टेंशन मत लीजिए, करंट को छोड़िए, ये 2-4 मिनट बाद लेक्चर को स्टार्ट कीजिए, फिर करंट पे आ जाना। नॉमिनल जीडीपी 7.2% क्यों, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई इसमें ऐड होती है। कैसे होती है हम देखेंगे आगे। अब सर एक बात बताइए, ये वैसे मुझे आगे भी बतानी है। अगर फाइनेंशियल ईयर इतना परसेंटेज है, दूसरा इतना परसेंट, इसका मतलब क्या। सबसे पहले याद रखना, फाइनेंशियल ईयर 17 को हम कर रहे हैं कंपेयर फाइनेंशियल ईयर 16 के साथ, उसको उसके साथ, जैसे कि 18 को कंपेयर किया गया 17 के साथ, या 20 को कंपेयर किया 19 के साथ, कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर फाइनेंशियल ईयर परसेंटेज आप छोड़ दो, कितना परसेंट हुआ है पुराने से। अगर फाइनेंशियल ईयर 19 में 100 जीडीपी था, तो फाइनेंशियल ईयर 20 का 4.2 पता है क्या मतलब होता है, मतलब होता है 4.2 इंक्रीज हुआ, कितना हुआ वो, 104.2%, या सॉरी परसेंट छोड़ो, रुपीज। फिर से एक बार, ये फाइनेंशियल ईयर 19 मान लीजिए आप 100 जीडीपी निकला, 100 रुपीज जीडीपी निकला। ओके, फाइनेंशियल ईयर 20 4.2% का मतलब पता है क्या होता है, 4.2 रुपीज ऐड हुए, 104.2 रुपीज है जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2020 का। यहां पे क्लियर नहीं हुआ, आगे क्लियर करेंगे। मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर को हम दूसरे फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले को हम इस वाले के साथ प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर किया जाता है और परसेंटेज दी जाती है कि कितना हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर ये फाइनेंशियल ईयर 8% तो प्रीवियस के मुकाबले में, चलो मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 16 को हम 100 रुपीज, फाइनेंशियल ईयर 17 8.3 का मतलब क्या है कि 8.3 रुपए ज्यादा हुए, 108.3 रुपीज फाइनेंशियल ईयर 17 का होगा। ये मैथ आप छोड़िए, आगे तो हमें सीखना है। ये सिर्फ इतना याद रखना है आपको फिलहाल, कि एक फाइनेंशियल ईयर को हम दूसरे फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं प्रीवियस वाले के साथ। अब यहां पे क्वार्टर को हम प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर नहीं करते, इस क्वार्टर को इस क्वार्टर के साथ कंपेयर नहीं करते, इस क्वार्टर को इस क्वार्टर के साथ कंपेयर नहीं करते, जैसे कि यहां पे हम करते थे इसको आपस में, ऐसे नहीं करते। पता है इसको क्या करते हैं, अप्रैल जून का मतलब 2020 का जो ये क्वार्टर है ना, उसको हम कंपेयर करते हैं 2019 के अप्रैल जून के क्वार्टर के हिसाब से। जैसे कि क्वार्टर 4 जो है ना 2020 का, इसको हम क्वार्टर 4 2020 का है, इसको हम 2020 के किसी क्वार्टर के साथ कंपेयर नहीं करते और परसेंटेज निकालते हैं ना। क्वार्टर 4 जो है 2020 का, उसको हम 2019 के ही क्वार्टर 4 ही क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, क्वार्टर 3 को हम क्वार्टर 3 के साथ ही कंपेयर करते हैं 2019 के। समझ आया ना, आपस में क्वार्टर्स को नहीं कंपेयर करते फिर जीडीपी निकालते हैं ना 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 ना। यहां पे क्वार्टर 2 है तो 19 के क्वार्टर 2 के साथ ही कंपेयर किया जाएगा। जुलाई सितंबर यहां पे है, वहां पे 2019 के जुलाई सितंबर के साथ ही कंपेयर किया जाता है। अब जैसे कि यहां पे नोट पे मैंने बताया क्वार्टर 4 जो है इसको कंपेयर किया जाता है क्वार्टर 4 के साथ ही, मगर फाइनेंशियल ईयर 19 पता है आपको, 18-19 का साल। अब ये तो ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हुआ। अब हम यहां पे आते हैं, ये वाला सीखते हैं। देखो आपको मैं बताऊं कि अब जो ये फाइनेंशियल ईयर देखा गया, इसमें देखा गया कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, जो आपको पता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, वैसे तो 5 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है,
लेकिन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्शरी मेन है। बाकी आपको पता है, मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में, ये जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, इनमें से फाइनेंशियल ईयर 20 में प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली। एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, एग्रीकल्चर ग्रो हो रहा है, एग्रीकल्चर से पैसे आ रहे हैं, मगर सेकेंडरी सेक्टर डाउन चला गया, सेकेंडरी सेक्टर काम नहीं कर रहा। टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज सेक्टर भी काम नहीं कर रहा। प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर भी आप लिख सकते हो, आप इसको इसको इनपुट सेक्टर भी बोलते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, रॉ मटेरियल सेक्टर भी बोलते हैं, टेंजिबल सेक्टर भी बोलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, आउटपुट सेक्टर भी, या इसको भी गुड सेक्टर बोलते हैं क्योंकि दोनों के दोनों को नाम है गुड सेक्टर। इसको हम बोलते हैं सर्विसेज सेक्टर भी, इंटेंजिबल सेक्टर भी, ठीक है ना। तो मकसद की बात आपको समझ में आ गई। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर है इसका तो नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिला। नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है वो भी आगे पता चलेगा। क्यों 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 आगे पता चलेगा? क्योंकि अभी हमने करंट पढ़ रहे हैं और करंट डायरेक्टली किसी को समझ नहीं आता अगर कोई बेसिक वाला है। जिसको पता है ये चीजें उसको मजा तो आता होगा। नेगेटिव ग्रोथ मतलब नेगेटिव में चला जाना। 100 रुपीज आया पिछले साल, इस साल 104 नहीं, 4% नहीं, 103 नहीं, 3% नहीं, 105 नहीं, 5% नहीं, 96 मतलब माइनस में चला गया, 100 के नीचे नीचे चला गया, माइनस। नेगेटिव ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। इसका तो माइनस में हुआ नेगेटिव ग्रोथ, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर का जबरदस्त है। हाँ हाँ, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। जीडीपी का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर में अक्सर 17% होता है। ऊपर नीचे हो सकता है। मैं 2018-19 की अगर बात करूं, 2018-19 के हिसाब से जो रिपोर्ट निकली है उसमें यह बोला है कि 17% प्राइमरी सेक्टर का, 29 पॉइंट समथिंग परसेंट सेकेंडरी सेक्टर का, 54 पॉइंट समथिंग परसेंट टेरिशरी सेक्टर का। आप ऐसे याद रखो ना, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन हाँ आजकल के जो ये साल है, 2-3 साल है, 54% के इर्द गिर्द, 29% अप्रॉक्सीमेटली, 17% अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। अच्छा, और ये तो ठीक है। उसके बाद याद रखना, प्राइमरी सेक्टर के बारे में खास बात बोलूं, सबसे ज्यादा पैसे कहां से मिलते हैं? टर्शियरी सेक्टर से। कितना? 54 जीडीपी। जीडीपी पैसा ही होता है। आप ऐसे याद रखो, नेशनल इनकम जीडीपी है। डिफरेंस क्या बता दूंगा। जीडीपी कितना? 54% टर्शियरी सेक्टर से। प्राइमरी सेक्टर से जीडीपी कितना? 17%। सबसे कम, याद रखना, सबसे कम जीडीपी कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज्यादा जीडीपी कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? टर्शियरी सेक्टर। अच्छा ठीक है, देखो इंडिया को सबसे ज्यादा यहां से लाना था क्योंकि इंडिया डेवलपिंग है, लेकिन इंडिया ने जंप किया फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी। पहले सालों में जब इंडिया आजाद हुआ तो सबसे ज्यादा पैसे यहीं से मिलते थे। बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पैसों का, 64%, 63, 58%, मतलब कि बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे प्राइमरी सेक्टर से। फिर जब एक कंट्री ग्रोथ करती है ना, तो थोड़ा सा डेवलपिंग में जब वो आती है, पुअर कंट्री जब थोड़ा रिच होती है, तो वो शिफ्ट करती है अपना जीडीपी। नॉर्मल रूल है ये पूरी दुनिया में, अपना जीडीपी वो शिफ्ट करती है सेकेंडरी सेक्टर से। सबसे पहले पुअर कंट्री एग्रीकल्चर करके सबसे ज्यादा पैसे कमाती है प्राइमरी से, थोड़ा रिच होगी तो सेकेंडरी से, डेवलपिंग होगी तो सेकेंडरी से, डेवलप्ड होगी सबसे ज्यादा रिच होगी तो टर्शियरी सेक्टर से। ये नॉर्मल रूल है दुनिया का ये नॉर्मल रूल है। कंट्री गरीब प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा पैसे, डेवलपिंग सेकेंडरी सेक्टर से ज्यादा पैसे निकालती है, डेवलप्ड टर्शियरी सेक्टर से ज्यादा पैसे, जीडीपी आता है, नेशनल इनकम आता है। मगर इंडिया अब डेवलपिंग है, लेकिन देखो इंडिया को सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर से आता है क्या? मत आता है। तो इंडिया ने नॉर्मल रूल फॉलो नहीं किया, इंडिया ने जंप किया फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शियरी। उसके पीछे रीजंस है, हमें अलग से इंडस्ट्रीज में पढ़ना है, क्या रोल था इंडस्ट्रीज में, क्यों इतना ज्यादा नुकसान है, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले क्या प्रॉब्लमें हुई, प्री इंडिपेंडेंस पहले से क्या प्रॉब्लम हुई, सॉरी इंडिपेंडेंस से पहले मतलब प्री इंडिपेंडेंस में क्या प्रॉब्लम हुई, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में क्या प्रॉब्लम हुई, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मकसद की बात याद रखो, प्राइमरी सेक्टर में 17, अब टर्शियरी सेक्टर में डेवलपिंग कंट्रीज की तरह इंडिया बिहेव करता है। नहीं तो नॉर्मल रूल था, ज्यादा पैसे आने चाहिए सेकेंडरी सेक्टर से। अब ये तो ठीक है, सबसे ज्यादा पैसे टर्शियरी, मगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट
अभी भी हमेशा के लिए प्राइमरी। इसीलिए तो बोलते हैं इंडिया को एग्रीगेरियन इकोनॉमी। इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अरे सर पैसे तो इधर से आते हैं ज्यादा, फिर एग्रीकल्चर पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर पे अब भी है, पहले भी था, हमेशा के लिए था। इससे पहले आगे क्या होगा नहीं पता। 53% अब भी लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। काम मिल रहा है एग्रीकल्चर पे, एम्प्लॉयमेंट जॉब करते हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है। इसीलिए इंडिया प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। एग्रीगेरियन इकोनॉमी आपने सुना होगा, नहीं तो ज्यादा पैसे टर्शियरी सेक्टर से आते हैं। आप अपने नोट में लिख लेना, ये है जीडीपी और ये है एम्प्लॉयमेंट। अब ये तो ठीक है। हाँ 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 हाँ, एक बात तो आपको कहनी है, ये जो सेक्टर वाइज जीडीपी निकालना, सेक्टर वाइज देखना, सेक्टर में कितना है, उस सेक्टर में कितना है जीडीपी, वो ग्रॉस वैल्यू एडेड की वजह से होता है। जीवीए भी एक मेथड है जिसकी वजह से देखते हैं कि सेक्टर वाइज कितना जीडीपी है। वैसे ये हमें डिटेल में पढ़ना है थोड़ा सा, ग्रॉस वैल्यू एडेड। हाँ, थोड़ा सा इतना याद रखो, जीवीए किसके बराबर होता है? वो जीडीपी ही होता है। अगर आप जीडीपी से टैक्सेस को माइनस करोगे और सब्सिडीज को ऐड करोगे, टैक्सेस सब्सिडीज क्या होता है अब हम पढ़ेंगे। अब हमको पढ़ना है नेशनल इनकम। उससे पहले भी थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ नेशनल इनकम देखें हम। देखो, नेशनल इनकम की हिस्ट्री पढ़ेंगे हम। प्री इंडिपेंडेंस में क्या नेशनल इनकम था, किसने निकाला? पोस्ट इंडिपेंडेंस 1947 के बाद क्या नेशनल इनकम था, किसने निकाला? याद रखना, प्री इंडिपेंडेंस में नेशनल इनकम सबसे पहले, अगर सवाल आए आपको सबसे पहले इंडिया में नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट किया, किसने निकाला, तो आपके सामने ये आंसर है दादा भाई नेहरू जी। उसने अपनी बुक में लिखा पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में कि जीडीपी कितना है, या उसने बोला कि पर कैपिटा इनकम कितना है, 20%। पर कैपिटा इनकम क्या है वो देखना हमें यहाँ पे लास्ट में। 20%, 20 रुपीज, सॉरी परसेंट नहीं, रुपीज 20 रुपए उसने बोला पर कैपिटा इनकम। फिलहाल इतना याद रखो, पर कैपिटा इनकम होता है कि पर हेड पैसे, पर इंसान को कितने पैसे होते हैं, पर इंसान को कितने पैसे एक साल में मिलते हैं, ऐसा भी याद रख सकते हो आप। तो दादा भाई नेहरू जी ने बोला भाई ब्रिटिशर्स लूट रहे हैं, तो पर कैपिटा इनकम 20%। पर इंसान मतलब वो भी नेशनल्स, फॉरेनर्स को छोड़ के, ब्रिटिशर्स को छोड़ के। हम देखेंगे पीसीआई का मतलब होता है नेशनल्स का असली। बहुत सारी बुक्स लिखती हैं जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन, वो असली मेजर नहीं है। अब ये तो ठीक है, दादा भाई नेहरू जी ने किताब में बोला पर कैपिटा इनकम 20 रुपए है, ठीक है, ये याद रखना। वी राव ने बोला पर कैपिटा इनकम है 76। उसके बाद राव ने थोड़ा साइंटिफिक मेथड अपनाया। दादा भाई नेहरू जी ने उतना साइंटिफिक अप्रोच नहीं अपनाया था, बस एग्रीकल्चर में देखा उसने कितने पैसे आते हैं तो बस। राव ने थोड़ा बाकी इंडस्ट्रीज से भी और बाकी ट्रेड वेड से भी थोड़ा सा देखा, तो साइंटिफिक अप्रोच। सवाल अगर आए, अगर ये सवाल आए कि नेशनल इनकम को पहले किसने कैलकुलेट किया या पर कैपिटा इनकम को किसने बताया, दादा भाई नेहरू जी। नेशनल इनकम या पर कैपिटा इनकम साइंटिफिक वे में किसने साइंटिफिक वे में बताया? वी राव ने। उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस में कौन बना? कमेटी बनी, नेशनल इनकम कमेटी बनी। ये जो नेशनल इनकम कमेटी है इसका चेयरमैन महलानोबिस था। महलानोबिस नेशनल इनकम कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। और मैं आपको बताऊं कि ये जो महलानोबिस है वो नेशनल इनकम का चेयरमैन तो है, उनके हिसाब से पर कैपिटा इनकम कितना था? 250 रुपीज। कुछ बुक्स यहाँ पे ऊपर नीचे लिखती है, इसलिए ये सवाल बिल्कुल नहीं आएगा। जिसमें भी कंफ्यूजन होता है बहुत ज्यादा उसमें सवाल नहीं आता, ठीक है। तो और ये छोटी छोटी चीजें नहीं आएंगी, लेकिन बड़ी बड़ी चीजें आ सकती हैं। चेयरमैन कौन है नेशनल इनकम कमेटी का, तो आपको बताना है महलानोबिस। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? 1955 में सीएसओ बना,
ये सीएसओ जो कि अब नहीं है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि अब कैलकुलेट नहीं करता नेशनल इनकम। और 2020 में सीएसओ मर्ज हुआ एनएसएसओ के साथ और उसने बनाया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बन गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। यही नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अब, पहले तो सीएसओ था, अब एनुअली या ईयरली करता है कैलकुलेट नेशनल इनकम को। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, एक साल तक देखते हैं नेशनल इनकम या जीडीपी या जीएनपी या एनडीपी या एनएनपी कितना है। क्वार्टरली भी करते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, लेकिन असल में एक साल में फिर रिपोर्ट आती है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। क्वार्टर का फिर एवरेज निकालते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वार्टर भी कि क्या हो रहा है 3-3 महीने बाद, लेकिन एक साल बाद ही असली सॉलिड रिपोर्ट निकलती है, उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 2020 या 2019 या कुछ भी, कोई भी साल, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर। ये जो एक साल है एनएसओ कैलकुलेट करता है एनुअली। कौन कैलकुलेट करता है? एनएसओ, एनुअली। ठीक है, ये चीजें होगी। अब हमें पढ़ना है ये जीडीपी जो है वो निकला हुआ है नेशनल इनकम से। तो अब हम पढ़ेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम के 4 अलग अलग रूप है, इनको हम देखेंगे। इसको बोलते हैं प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनल इनकम। इसी को जब हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन तो पर कैपिटा इनकम निकलता है। ये सारी चीजें जो आज मैंने आपको पढ़ाई, अगर ये आपको समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा करंट अफेयर है। करंट अफेयर समझना बहुत मुश्किल होता है पहले ही, मगर अगर ये लेक्चर आपको समझ नहीं आया तो आप इस लेक्चर को छोड़ दो, अभी देखना ही नहीं, जितना समझ आया उतना। मैं जब आपको कल ये पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम तो हो गया ना, टाइम तो हो गया बहुत, मैं जब आपको कल ये पढ़ाऊंगा तो आप इस लेक्चर के बाद ये पुरानी बातें देख लेना, ये वाला लेक्चर देख लेना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वैसे करंट अफेयर थोड़ा कम समझ आता है बच्चों को, मुझे पता है। तो अब हम कल पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, ओके, बाय।